तो जब हम बात करते हैं माइक्रोब्स की इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, तो यानी हम वी आर लुकिंग एट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि मैंने अपने पिछले, अगर आपने लाइव लेक्चर देखा हो तो उसमें भी मैंने बात करी थी कि जनरली हम जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो हम किन किन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। बेसिकली हम आपके जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं तो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उनसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दिमाग में आते हैं, it includes your bacteria, virus, fungus and prions। एंड वायरस में विरियोइड्स भी हम काउंट कर सकते हैं एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ these microorganism can be beneficial to us as well। now अब हम आज के टॉपिक में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मतलब है जो हम गैस हमें मिल रही है फ्रॉम द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, और ये बायोगैस फिर आपकी यूज होती है हाउस होल्ड वर्क्स में भी यूज हो सकती हैं एंड फॉर सम स्मॉल अप्लायंसेस रन करने में भी यूज हो सकती है। बिकॉज बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए बहुत हाई एंड कामों के लिए नहीं यूज कर सकते, बट स्टिल आपके हाउस होल्ड के छोटे मोटे अप्लायंसेस रन करने के काम या वैसे आ सकती है आपकी बायोगैस। सो बेसिकली बायोगैस क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है जो कि बेसिकली प्रोड्यूस किया जाता है by the microorganisms। So as I said कि microorganism आपके कुछ भी हो सकते हैं, they can be bacteria, virus, fungus, prions, anything। So biogas basically it is produced by the microorganism, इसीलिए उसे बायोगैस बोला जाता है क्योंकि microorganisms ही आपके बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। So it is a renewable source of energy। renewable source of energy क्या होता है? जो आपके देखिए जैसे पेट्रोल एंड कोल से जो आपको एनर्जी मिलती है वो नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल इन द सेंस आपके वो आपके जो भी फ्यूल्स हैं अगर एक बार खत्म हो गए तो आपके वो वापस नहीं आ सकते। और जो भी स्टूडेंट्स हमारी लाइव क्लास को देख रहे हैं वो आप हमको अपने कमेंट्स कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी हम आपकी लेने की कोशिश करेंगे। और जो भी हमें ऐप से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। नाउ इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि आपका जैसे हमारे पेट्रोल एंड कोल से जैसे जो हमें एनर्जी मिलती है वो आपके कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद अगर पेट्रोल एंड कोल आपके खत्म हो गए तो वो आपके हमारे वापस नहीं आएंगे, और अगर जब बनने में उन्हें कम से कम मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। सो इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज ये आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से आ रहे हैं और इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, इसीलिए ये आपके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ना मिथेन जो है, मिथेन यानी CH4, मिथेन गैस जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बायोगैस में, और यही प्रिडोमिनेंट गैस है। जो मेन प्रिडोमिनेंट गैस आपके बायोगैस में है वो और कोई नहीं बल्कि मिथेन ही है, यानी CH4 ही है जो आपके प्रिडोमिनेंट आपकी गैस है जो आपके बायोगैस को कंट्रीब्यूट कर रही है। सो बायोगैस के मिक्सचर में जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है वो है आपकी मिथेन, CH4 जिसका फॉर्मूला है। एंड आपकी बायोगैस रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इस बायोगैस की जो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, बट इट इज इनफ टू रन स्मॉल अप्लायंसेस, सो इट इज वेरी यूजफुल इन दैट वे। नाउ मिथेनोजेंस। नाउ मिथेनोजेंस का कॉन्सेप्ट कहां से आया पहले मैं ये बताना चाहूंगी। जब आपके प्रिमिटिव अर्थ थी, प्रिमिटिव अर्थ जब आपके बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व नहीं हुए थे और जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर था, तब आपके एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रिडोमिनेट करती थी वो कौन कौन सी थी? मीथेन, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरीके की गैसेस आपकी, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर।
तो इस तरीके के आपके गैसेस प्रेजेंट थी प्रिडोमिनेंटली अर्ली अर्थ में। तो जैसे जैसे आपकी लाइफ फॉर्म इवॉल्व होनी शुरू हुई तो ये माना गया कि जो सबसे पहला बैक्टीरिया जो आपका आया वो था आर्की बैक्टीरिया। नाउ आर्की बैक्टीरिया जो है वो आपका सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। प्रिमिटिव मतलब सबसे पुराना बैक्टीरिया है। और इसकी खासियत क्या है कि ये आपके बहुत ज्यादा हार्श इन्वायरमेंट यानी बहुत ज्यादा टफ इन्वायरमेंटल कंडीशन में, स्ट्रेस वाली कंडीशन में भी ग्रो कर सकता है। सो आर्की बैक्टीरिया की स्पेशलिटी क्या है कि इट कैन ग्रो इन एडवर्स कंडीशन। तो इसके अंदर कौन कौन सी हम हार्श आपकी कंडीशन हो सकती है। आपकी हार्श कंडीशन जो है वो क्या क्या है, बेसिकली आपके हाई सॉल्ट कंडीशन जो है, हाई मीथेन एंड हाई टेम्परेचर। तो ये जो आर्की बैक्टीरिया है ये फर्दर आपकी 3 ग्रुप में क्लासिफाइड थे। वो आर्की बैक्टीरिया जो आपके हाई सॉल्ट कंडीशन में ग्रो कर सकते थे उनको हम बोलते हैं हेलोफाइल्स। जो बैक्टीरिया आपके हाई मीथेन जैसे इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं मिथेनोजेंस। और जो आपके हाई टेम्परेचर में ग्रो कर सकते हैं उनको हम हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिक कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं उनको हम थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। तो आपके आर्की बैक्टीरिया जो है बेसिकली आपके कौन से हार्श इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहे हैं उसके बेसिस पे 3 ग्रुप में क्लासिफाइड है एज हेलोफाइल्स जो हाई सॉल्ट कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, मिथेनोजेंस जो हाई मीथेन इन्वायरमेंट में भी ग्रो कर सकते हैं एंड थर्मो एसिडोफाइल्स जो आपके हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं। नाउ मिथेनोजेंस का कॉन्सेप्ट आपका यहां से आया है आर्की बैक्टीरिया से। बट अब हम मिथेनोजेंस पे स्पेशली फोकस करते हैं और देखते हैं कि ये आपकी जब हम बायोगैस की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा कि आपके बायोगैस में जो प्रिडोमिनेंट गैस है वो कौन सी है, मिथेन। नाउ तो इसका मतलब ऐसे कुछ बैक्टीरिया होने चाहिए जो आपके मिथेन प्रोड्यूस करे और ऐसे बैक्टीरिया को हम मिथेनोजेंस बोलते हैं। नाउ अब ये मिथेनोजेंस आएंगे कहां से, तो अब हम बायोगैस में इसका रोल देखते हैं। तो मिथेनोजेंस का क्या करते हैं कि जो भी आपके कैटल होते हैं, कैटल के जो रूमन है, नाउ कैटल के रूमन में आपके मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं और वहां पे वो क्या करते हैं, बिकॉज यू नो कि कैटल कैसे आपका ज्यादातर प्लांट प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। तो वहां पे जैसे हम लोग हैं, हम लोगों में ऐसा एंजाइम नहीं है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके, लेकिन जो कैटल है उसमें एंजाइम ऐसे प्रेजेंट है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही है आपका मिथेनोजेंस। तो क्या होता है, कैटल के रूमन में आपका मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, आपके सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। और जो आपके काउ डंग, जो आपके कैटल जो है उसके अंदर जो आपका काउ डंग है उसमें भी आपके मिथेनोजेंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यानी अगर आप काउ डंग को यूज करें तो आपके उसके अंदर मिथेनोजेंस प्रेजेंट होंगे जो कि आपके मिथेन की प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। तो ये आपको समझाया इसीलिए मैंने कि आपका मिथेनोजेंस यहाँ पे आ कहाँ से रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये मिथेनोजेंस जो है बेसिकली आपके काउ डंग में प्रेजेंट होंगे एंड ऑल्सो आपके कैटल के रूमन में बेसिकली मिथेनोजेंस पाए जाते हैं जहां पे इनका काम होता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करना। नाउ these are also present in cow dung, so हम cow dung यूज करते हैं in the production of biogas। अब कैसे यूज करते हैं ये हम आगे देखते हैं। नाउ बायोगैस जो है आपके प्रोड्यूस होगी बायोगैस प्लांट में। तो बायोगैस प्लांट के क्या क्या कंपोनेंट है सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो जब हम बायोगैस प्लांट की बात कर रहे हैं, सो आपका बायोगैस प्लांट जो है सबसे पहले सप्लाई
आपका फीड स्टॉक जहाँ पे आ रहा है, यानी जो भी आपकी स्लरी आप बना रहे हैं काउ डंग के साथ अदर बायोलॉजिकल वेस्ट की, वो आपका आएगा एज फीड स्टॉक। फीड स्टॉक बेसिकली हम काउ डंग की स्लरी एंड उसके साथ जो भी आपके और बायोलॉजिकल वेस्ट है उसकी स्लरी को हम फीड स्टॉक बोलेंगे। ना ये फीड स्टॉक आपका जाता है एक टैंक में, उस टैंक को हम बोलते हैं डाइजेशन टैंक, ठीक है, और यहीं पे आपकी बायोगैस की प्रोडक्शन शुरू होगी। नाउ देन आपके एक ऐसी होगी, अब आपकी जो बायोगैस प्रोड्यूस हुई है वो हमें कलेक्ट भी करनी पड़ेगी, तो आपकी रिकवरी यूनिट होती है जो आपके जो कलेक्टेड बायोगैस है उसको पाइप के थ्रू जहां भी चैनलाइज करना है वो लेके जाएगी। देन हीट एक्सचेंजर, ताकि प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन रहे फॉर द एक्शन ऑफ मिथेनोजेंस, ताकि आपका बेसिकली टेम्परेचर जो है वही रहे जो जिसपे आपके मिथेनोजन एक्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आपके बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन जो भी आपका बायो वेस्ट, यानी जो आपका आपकी बायोगैस एक बार प्रोड्यूस हो गई उसके बाद जो भी आपका जो भी मटेरियल अब काम का नहीं है बेसिकली, तो आपका बायो वेस्ट जो है वो आपके उसके बाद अनएरोबिक डाइजेस्टर में जाता है जहां पे आपके ऑक्सीजन सप्लाई कम है। देन आपकी जो पूरी स्लरी है उसे हम ऑल द टाइम कवर रखते हैं एक फ्लोटिंग कवर से। फ्लोटिंग कवर क्यों? क्योंकि वो अप डाउन मूव कर सकता है एंड जो गैस जो है जो आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटी से बनी है वो क्या करती है, उस आपके जो फ्लोटिंग कवर है उसको ऊपर नीचे कर सकती है, क्योंकि गैस का प्रेशर होता है, तो जैसे ही आपका गैस का प्रेशर टैंक के अंदर बढ़ेगा तो फ्लोटिंग कवर ऊपर उठ जाएगा और जैसे ही प्रेशर डाउन होगा तो फ्लोटिंग कवर नीचे हो जाएगा। इसके अलावा आपके प्रॉपर ट्यूब्स होती हैं जिनके थ्रू आपके बायोगैस जो है चैनलाइज की जाती हैं। देन जो भी आपकी बायोगैस प्रोड्यूस हुई है वो आपके पाइप्स के साथ कनेक्टेड होती है एंड वो आपके कुकिंग के लिए एंड लाइटनिंग के लिए यूज हो सकती है। नाउ जो आपकी यूज स्लरी है वो टाइम टू टाइम आपके रिमूव करी जाती है और उसको एज अ फर्टिलाइजर लेटर ऑन यूज किया जाता है। तो ये हमने कुछ अभी इसके यूनिट है। नाउ अब हम इसका प्रॉपर वर्किंग देखते हैं कि कैसे होता है। नाउ ये आपका पूरा बायोगैस प्लांट है। नाउ होता क्या है कि जो भी आपकी स्लरी है ऑफ द कैटल डंग एंड वाटर सबसे पहले आपके मिक्सिंग टैंक में डाली जाती है। इसको हम इनलेट भी बोलते हैं। इनलेट मतलब जहां से आप सबसे पहले सप्लाई कर रहे हैं चीजें, वो होगी आपकी इनलेट। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले इनलेट में आपने स्लरी बनाई कैटल डंग और वाटर की, उस स्लरी को आपने इनलेट पाइप के थ्रू आपके टैंक में डाला और ये आपका जो है ग्राउंड लेवल से, ये जो टैंक होता है ये नीचे की तरफ होता है, तो आप ग्राउंड में एक पिट सी बना के उसके अंदर इस टैंक को रखते हैं। नाउ इनलेट पाइप के थ्रू आपकी स्लरी अंदर जाएगी और ये आपका पूरा एक टैंक है जहां पे बायोगैस की प्रोडक्शन होगी। नाउ जिसको हम अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक भी बोलते हैं। नाउ वंस आपके यहाँ पे स्लरी पहुंच गई तो आपके दो पार्टीशन है, आप देख सकते हैं। जो एक जो बीच की वॉल है इसको हम पार्टीशन वॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी स्लरी यूज्ड अप हो जाएगी वो आपके इस टैंक में आ जाएगी और यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगी। तो होता क्या है कि यहाँ पे आपका रिएक्शन शुरू होता है जहाँ पे मिथेनोजेंस एक्ट करना शुरू करते हैं और आपके मिथेन गैस प्रोड्यूस होती है। जो भी मिथेन गैस प्रोड्यूस होगी वो आपके पाइप्स के थ्रू, यहाँ से आपकी पाइपिंग सिस्टम है जहां से आपकी बायोगैस जो है इट वुड बी यूज्ड फॉर लाइटनिंग और कुकिंग। नाउ एंड आपकी जो भी स्लरी यहाँ पे यूज अप हो जाएगी वो आपके दूसरे चैम्बर में चली जाएगी। देन यहाँ पे एक बार चली गई तो फिर आपके आउटलेट पाइप के साथ ये आपके दूसरी तरफ वाले टैंक में जाएगी जिसको हम बेसिकली आपका आउटलेट भी बोलते हैं। और यहाँ पे आपकी स्पेंट स्लरी होगी। स्पेंट स्लरी मतलब जिस स्लरी का काम पूरा हो चुका है, तो इस स्लरी यहाँ पे आ जाएगी एंड देन दिस स्लरी इज बेसिकली यूज्ड एज फर्टिलाइजर। एंड जो भी आपकी यहाँ पे बायोगैस प्रोड्यूस होगी वो यहाँ पे जो पाइप्स हैं उसके थ्रू बाहर जाएगी एंड देन इट वुड बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो है ये आपका ओवरऑल डायग्राम है जो बेसिकली डिपिक्ट करता है कि कैसे आपका बायोगैस प्लांट जो है वो वर्क कर रहा है।
नाउ अगर आप देख सकते हैं तो ये इस तरीके से कुछ दिखता है कि आपका ये इस तरीके का ये आपका टैंक है और इसका आधा पोर्शन जो है, आधे से भी ज्यादा पोर्शन अंडरग्राउंड होता है और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये ऊपर से कवर होता है और यहाँ से आपकी ये देखिए पाइपिंग जा रही है जहाँ पे बायोगैस जो है आपके जो भी बायोगैस प्रोड्यूस हो रही है वो इस पाइप के थ्रू जो है वो चैनलाइज हो रही होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ दिखता है। नाउ नेक्स्ट इज लैंडफिल। लैंडफिल क्या होता है? अब आपने बहुत जगह देखा होगा कि एक कूड़े का ढेर टाइप बना होता है जहाँ पे सारा आपका जितना भी कूड़ा है वो डाला जाता है। जितना भी जहां जहां से भी कूड़ा आपके घर से या कहीं से भी इकट्ठा लोग करते हैं उसमें से जो बायोलॉजिकल वेस्ट होता है वो आपके बेसिकली एक पिट्स बनाई जाती हैं कि मतलब पूरा आपका कूड़ा जो है वहीं पे डंप किया जाता है। तो लैंडफिल बेसिकली वो प्लेस है जहां पे आपके जितना भी बायोलॉजिकल वेस्ट है वो आपका इकट्ठा किया जाता है। ना ये आपका अब लैंडफिल बनाई कैसी जाती है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये कुछ इस तरीके का दिखता है, लेकिन इसकी वर्किंग के पीछे कैसे ये इसे बनाया जाता है। सो हाउ लैंडफिल वर्क्स, बेसिकली क्या होता है कि ये आपका ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है और ये एक पिट बना दी जाती है अंडरग्राउंड। ठीक है, अब ये जो पिट बनाई है इसके अलावा यहाँ पे कुछ पाइपिंग लगाई जाती है। दोनों तरफ इस तरीके से पाइपिंग लगाई जाएगी जिसका काम क्या होता है, बिकॉज आप यहाँ पे सारा कूड़ा इकट्ठा करेंगे तो क्या होता है कि यहाँ पे कभी कभी आपका अंडरग्राउंड वाटर जो है वो कंटामिनेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पिट बना के यहाँ पे सारा वेस्ट कर रहे हैं तो आपका अंडरग्राउंड जो है वाटर जो है वो कहीं कंटामिनेट ना हो। इसीलिए ये जो आपके पाइप्स हैं ये स्पेशली अंडरग्राउंड वाटर की क्वालिटी चेक करते हैं। दीज आर फॉर चेकिंग अंडरग्राउंड वाटर क्वालिटी। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब नाउ आपके हम लैंड को डायरेक्टली जो है वो खराब नहीं करना चाहते तो क्या होता है कि इसके ऊपर एक क्ले की कवरिंग की जाती है, एक मोटी सी थिक क्ले कवरिंग करी जाती है। ठीक है, और उस क्ले की कवरिंग के ऊपर एक और प्लास्टिक की कवरिंग करी जाती है और उसके बाद यहाँ पे जितना भी आपका कचरा है वो डाला जाता है, जो भी बायोलॉजिकल वेस्ट है बेसिकली वो यहाँ पे डाला जाता है आपका। और जब ये आपका भर जाता है एक पर्टिकुलर लेवल तक तो इसके ऊपर अगेन क्ले की एक कवरिंग करी जाती है और दूसरी प्लास्टिक की कवरिंग करी जाती है और फिर इसको आपका इस तरीके से छोड़ दिया जाता है और यहां से भी आपकी जो बायोगैस की प्रोडक्शन होती है जिसको आगे आपका यूज किया जाता है फॉर वेरियस पर्पसेस। तो इस तरीके से आपका लैंडफिल में यूज होता है। लैंडफिल में बेसिकली जो भी आपका घर का बायोलॉजिकल कचरा है उसको आपका यूज किया जाता है फॉर बायोगैस प्रोडक्शन और आपके बायोगैस प्लांट में बेसिकली आपकी काउ डंग स्लरी यूज की जाती है। तो इन सब मेथड से अब आपका जो वेस्ट है वो भी मैनेज हो गया कि आपके जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है हाउस होल्ड या फिर काउ डंग से, तो ये सब वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं इससे आप जो है एक यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी जनरेट कर रहे हैं एंड प्लस यू आर मेकिंग इन्वायरमेंट ऑल्सो क्लीन। तो आप दोनों तरफ से बहुत अच्छे मतलब आप यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज को। तो इस तरीके से कुछ आपके लैंडफिल जो है बनते हैं और उनकी वर्किंग होती है। इसके अलावा एक और आपकी टर्म है जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी कि वो है बायो फर्टिलाइजर्स। ना बायो फर्टिलाइजर्स की जब हम बात करते हैं तो बायो फर्टिलाइजर्स बेसिकली वो आपके होते हैं जिसके अंदर बेसिकली आपके बायो फर्टिलाइजर का मतलब हुआ कि आपके जो बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फर्टिलाइजर की तरह कैसे काम कर रहे हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है
how they are working as fertilizers. Now we all know fertilizers are the one जो आपकी soil को nutrition provide करते हैं. So biofertilizers जो हैं basically living organisms हैं which are acting as fertilizers. तो इसके अंदर कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपके आते हैं, इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया है. तो बैक्टीरिया में जो हम सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ वो है आपके नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका राइजोबियम. नाउ राइजोबियम आप सबने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कि इट इज प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ हायर प्लांट्स. नाउ हाउ इट वर्क्स इज, नाउ हमें पता है कि प्लांट जो है आपके जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है N2 जो है उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करता. तो N2 जो है उसको आपका अमोनिया में जो चेंज करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो है आपका राइजोबियम. ठीक है, अमोनिया फिर आपका अमोनियम आयन में चेंज हो जाता है जो कि फिर आपके प्लांट्स जो है यूटिलाइज करते हैं. किस काम के लिए यूटिलाइज करते हैं? बेसिकली अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड्स बनाने के लिए. तो इन सब चीजों के लिए आपके प्लांट जो है अमोनियम आयन को यूज करते हैं. नाउ ये अमोनिया जो है इसको आपका NO3 माइनस में चेंज किया जाता है पहले बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोसोमोनास. फिर NO3 जो है वो NO2 में चेंज होता है बाय नाइट्रोबैक्टर एंड NO2 माइनस जो है फिर आपका नाइट्रोजन में दोबारा चेंज हो जाता है बाय सूडोमोनास. तो आपका जो राइजोबियम है इट बेसिकली एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर. नाउ व्हाट आर द अदर एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया? जैसे ये तो है राइजोबियम सिर्फ उन्हीं प्लांट्स में एक्ट करेगा जो आपके अंदर जो हायर प्लांट्स है जिनके अंदर रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होती है. नाउ फॉर अदर प्लांट्स देयर इज अनदर बैक्टीरिया जिसे हम एजिटोबैक्टर कहते हैं. ये आपका बैक्टीरिया जो है वो वैसे ही काम करता है जैसे राइजोबियम काम करता है, बट इन दोज प्लांट्स जिसमें आपका रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं. तो ये आपके वीट, मेज, इन सब प्लांट्स में काम आता है. नाउ अनदर आपके कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी हैं जो आपके बायो फर्टिलाइजर्स की तरह एक्ट करते हैं, जिसमें आपका एग्जाम्पल है नॉस्टॉक एंड एनाबिना. ये क्या है? आपके ब्लू ग्रीन एल्गी है, बट इट इज वर्किंग एज बायो फर्टिलाइजर. तो नॉस्टॉक, एनोबिना भी आपके बायो फर्टिलाइजर की तरह काम कर रहे हैं और बेसिकली ये आपके पैडी क्रॉप में एज बायो फर्टिलाइजर काम करती है. तो इस तरीके से ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे राइजोबियम हो गया, एजिटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एनोबिना, जो कि आपके एज बायो फर्टिलाइजर काम करते हैं. सो आज जो हमने मेन टॉपिक अपने इस लेक्चर में कवर किए हैं वो है आपके बायोगैस प्रोडक्शन. व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट एंड बाय व्हाट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट इज प्रोड्यूस्ड. देन हमने लैंडफिल्स की बात करी है एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट द बायो फर्टिलाइजर्स. तो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही सिंपल टॉपिक है जो आपको आपके नीट एग्जाम्स एज वेल एज आपके CBSE एग्जाम्स में इट विल हेल्प यू. आपको कुछ भी इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन हो तो आप हमारे को ऐसे भी कमेंट करके बता सकते हैं और ऐप के थ्रू भी आप डिस्कस कर सकते हैं. सो आई होप आप सबको ये चीजें समझ आई हो. विद दिस विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.